नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग की अगले 4 दिन उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की मंजूरी दी। आज विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है और हॉकी में भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। बहस में हिस्सा लेते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों तथा संसद का सरकार में पूरा विश्वास है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय किए हैं और वंशवाद और रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं। ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। बहुमत का तो सवाल ही नहीं है और जनता में भी विश्वास है मान्यवर कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में आतंकी घटनाओं में 68% कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान, हुर्रियत अथवा जमायत के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी, लेकिन वहां के युवाओं के साथ बातचीत करेगी। अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। पूर्वोत्तर के बारे में पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि श्री मोदी ने वहां चहुमुखी विकास पर बल दिया और क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने में कामयाबी हासिल की। बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में सरकार पर विभाजन का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए मणिपुर में सेना तैनात क्यों नहीं कर रही है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है और इसे अलग नहीं किया गया है और कभी अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदन में मणिपुर पर बहस से भाग रही है, जबकि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने को तैयार है। लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्ताव पारित किया है। सदन में कल अविश्वास प्रस्ताव पर वक्तव्य पूरा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष ओम बिड़ला मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव पढ़ें। गृहमंत्री के सुझाव का सदन के उपनेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद श्री ओम बिड़ला ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने विपक्ष की मौजूदगी में प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक और अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इन तीनों विधेयकों को स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक द्वारा डिजिटल डोमेन में प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल दुनिया अब अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगी। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी डिजिटल यात्रा का हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस तरह से 140 करोड़ देशवासियों को उनके डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक अधिकार दिया जाए, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर दिया और उसी के कारण एक लंबी यात्रा के बाद में ये बिल पास हुआ है। इस बिल की भाषा अगर आप देखेंगे बहुत ही सरल भाषा है और जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है अपनी पर्सनल डेटा को बचाने का, प्रोटेक्ट करने का, वो अधिकार इसमें दिया गया है। इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होगा और एक इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा जो कि किसी भी नागरिक के जो भी शिकायत हो, शिकायत को निवारण करने में सहायता करेगा। देश में 70 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश में अनुमानित सौर ऊर्जा क्षमता 7,48,000 मेगावाट से अधिक है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित अनुचित व्यवहार को लेकर मुलाकात की। महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर महिला सदस्यों का अपमान करने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर श्री गांधी के भाषण खत्म होने के बाद जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया तो श्री गांधी ने अपने हाव भाव से महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत दर्ज कराकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार को मुंबई में शुरू हुई थी। विशेषज्ञों ने संभावना व्यक्त की है कि प्रमुख ब्याज दरों पर यथास्थिति बनी रहेगी। उनके अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और विकास की गति जारी रखने को देखते हुए समिति यथास्थिति बरकरार रखेगी। रिजर्व बैंक ने पिछली 2 नीतिगत घोषणाओं में रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के दूसरे चरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। नवंबर में होने वाले इस अभियान से केंद्र सरकार के 70 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में यह अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में इस वर्ष भी मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री शर्मा ने कहा कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि यात्रा की सुविधा 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 30 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की अनुमति दे दी है। नेशनल असेंबली को भंग करने को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा राष्ट्रपति को एक संदेश भेजे जाने के बाद कल देर रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। शहबाज शरीफ के इस कदम ने कार्यवाहक व्यवस्था की नियुक्ति की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार 5 वर्षीय संवैधानिक सत्र पूरा कर चुकी है। आम चुनाव अब 90 दिन के भीतर कराने होंगे। पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कल से पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हो गया है। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन सभागार में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस जैज बैंड और ब्रज रत्न वंदना श्री समूह ने संगीतमय प्रस्तुतियां दी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली इस वर्ष 21 जुलाई से 6 सितंबर के बीच विकासात्मक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के हिस्से के रूप में कल समूचे तेलंगाना में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना और शैक्षणिक संस्थानों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा बलों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया।
पौधारोपण जैसी गतिविधियों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। विश्व शेर दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात में विश्व शेर दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। विश्व शेर दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इस समारोह का सीधा प्रसारण सौराष्ट्र के 10 जिलों के 8,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। वन विभाग और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से जून 2020 तक एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 674 हो गई है। एशियाई शेरों की आबादी में हुई वृद्धि के चलते सौराष्ट्र के लगभग 9 जिलों में आज एशियाई शेर पाए जाते हैं। सासणगिर राष्ट्रीय उद्यान के उप वन संरक्षक मोहन राम ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि शेरों के संरक्षण में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए विविध वर्चुअल और फिजिकल कार्यक्रमों के जरिए विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा। गिर में आप सबको पता है दुनिया में एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन सिर्फ यहीं पे मिलती है और उसके कंजर्वेशन की कामगिरी हम पुराने आंकड़ा से लेकर के अभी तक देखें तो बहुत अच्छी कामगिरी हुई है। उसी को और आगे बढ़ाएं और अवेयरनेस आए, लोगों की भागीदारी बढ़े, क्योंकि एशियाई शेरों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल का जो आयोजन है 2 तरीके से, एक वर्चुअल भी है और फिजिकल भी है। फिजिकल 8,500 स्कूल सौराष्ट्र के अंदर में है, इन 10 जिलों में, उन सब में आयोजन किया है। और वर्चुअल है जो कि आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चेन्नई में कल रात अंतिम ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जापान से और मलेशिया का मुकाबला कोरिया से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कल हुई बहस को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, शांति की ओर मणिपुर, संसद में घमासान। दैनिक जागरण को लगता है मणिपुर हिंसा पर राजनीति ज्यादा शर्मनाक। दैनिक भास्कर कहता है चर्चा का आज आखिरी दिन, पीएम मोदी देंगे जवाब, फिर वोटिंग। डिजिटल निजी डेटा का गलत इस्तेमाल अब होगा बंद। दैनिक जागरण ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि डेटा सुरक्षा संबंधी विधेयक को संसद की मिली मंजूरी, 6 वर्ष से चल रही थी मशक्कत। अमर उजाला कहता है डिजिटल डेटा की सुरक्षा में विफल रहने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार समिति के पास भेजने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि राघव चड्ढा ने कुछ सांसदों की सहमति के बिना सदन की एक समिति से उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया था। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, लिखता है नवभारत टाइम्स। पत्र के अनुसार इससे आगे की प्रक्रिया अब 14 अगस्त को होगी और 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है अब चंदा मामा हुए पास के। दिल्ली का तापमान 4 दशक में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। हिंदुस्तान ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि राजधानी के मौसम पर शहरीकरण और सड़कों पर वाहन की संख्या बढ़ने का असर। मौसम विभाग का दावा, अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग की अगले 4 दिन उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को समय से पहले भंग करने की मंजूरी दी। आज विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है और हॉकी में भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।